नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स चल रहा था और उसमें हमने प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड दो तीन छोटे छोटे और टॉपिक यहां पर देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के विवर्तन की ध्वनि तरंगों के विवर्तन से तुलना। उसके पश्चात प्रकाश के व्यतिकरण के लिए ऊर्जा वितरण वक्र, उसके बाद विवर्तन के लिए ऊर्जा वितरण वक्र और अंत में हम प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स देख रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश के विवर्तन की ध्वनि के विवर्तन से तुलना। देखिए, हमने पिछले वीडियोज में हमने देखा है विवर्तन का मतलब होता है तरंगों का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ना। कि कुछ तरंगे हैं जो कि अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़ जाती है, तो उस घटना को हमने विवर्तन कहा था। अब क्या है, विवर्तन के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कंडीशन है कि अवरोधक या द्वारक का आकार तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ओके, प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए उसके द्वारक और अवरोधक का आकार काफी छोटा होना चाहिए, क्योंकि यदि उस आकार बड़ा है तो वहां पर प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। जबकि ध्वनि तरंगों की कोटि है, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य की जो कोटि है वो लगभग 1 मीटर होती है। इस कारण से जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर अवरोधक या जो द्वारक है उनका आकार भी इसी कोटि का होता है और ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, अपन देखने को मिलता है। चलिए एक बार एक एक करके इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विवर्तन क्या चीज है। विवर्तन है क्या? तो यह है अवरोधक या द्वारक के किनारों से तरंगों का मुड़ना। अवरोधक या द्वारक, अवरोधक या द्वारक के किनारों से, अवरोधक या द्वारक के किनारों से तरंगों का मुड़ना, तरंगों का मुड़ना, तरंगों का मुड़ना प्रकाश का या ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। फिर बात आती विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? चलिए देखिए, आवश्यक शर्त यह है कि अवरोधक या द्वारक का आकार तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अवरोधक या द्वारक का आकार, अवरोधक या द्वारक का आकार तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। कोटि का होना चाहिए। ओके, देखिए, यदि हम तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से और अवरोधक या द्वारक के आकार को ऐसे लिखें तो यह लगभग समान होना चाहिए, एक जैसा मान के होना चाहिए। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण बात
कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, काफी कम होती है। इसलिए अवरोधक या द्वारक का आकार व्यवहारिक रूप में इस कोटि का नहीं होता, इसलिए ये आराम से हर किसी जगह पर प्रेक्षित नहीं होता। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य की जो परास है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो तरंग दैर्ध्य की रेंज है वो 10 की घात -7 मीटर की कोटि की होती है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये मिलीमीटर में यदि आप लें तो 10 की घात -4 मिलीमीटर की, तो बहुत कम आकार क्या हो गया, ये क्या है, बहुत कम है, छोटी है। ध्वनि तरंगों की तुलना में इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो काफी कम होती है। अब बात करें यहां पर ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य, तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य है वो लगभग 1 मीटर की होती है। लगभग कितनी होती है? 1 मीटर की होगी, जो कि काफी ज्यादा है। उनकी तुलना में क्या है, काफी अधिक है, काफी ज्यादा है। अब इनसे क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में जो अवरोधक या द्वारक है, जैसे अपने गेट है तो इसका आकार लगभग 1 मीटर, कोई खंबा आ गया, कोई दीवार आ गई, तो उनका जो आकार है वो लगभग 1 मीटर की कोटि का, आधा मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, 1.5-2 मीटर हो गया। तो ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य उसी कोटि का ही अवरोधक या द्वारक का आकार होता है। इस कारण से ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण से इसका विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता। ओके, चलिए मैं ये वाली लाइन जो ये जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूं। ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ये ऐसे ही लिख देता हूं, लैम्बडा लिख देता हूं मैं, का लैम्बडा 1 मीटर अवरोधक या द्वारक की कोटि का, अवरोधक या द्वारक भी इसी कोटि के होते हैं, द्वारक की कोटि का होने के कारण, कोटि का होने के कारण इनका विवर्तन आसानी से होता है। इनका विवर्तन आसानी से होता है, आसानी से होता है। ओके, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य काफी कम होने की वजह से विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता। और देखिए इसकी वजह से हमें कुछ घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे एक दीवार है, ये अपने पास में दीवार है एक, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। दीवार है, बात कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन होकर यहां से यहां तक तरंगे पहुंच जाती है, लेकिन प्रकाश तरंगे नहीं पहुंच पाती, प्रकाश तरंगे नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इस कारण से दो व्यक्ति हैं जो कि एक दीवार से अलग हो रहे हैं, ऊंची दीवार से, तो वो देख नहीं सकते जबकि बात कर सकते। बात कर सकते इसका मतलब ध्वनि तरंगे तो जा रही है लेकिन प्रकाश तरंगे नहीं जा रही। ओके, क्योंकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं आसानी से नहीं होता, ध्वनि तरंगों का विवर्तन आराम से हो जाता है। और एग्जाम्पल मैं बताऊं यहां पर आपको कि जैसे ये हमारे पास में कोई कमरा है, जो कि बंद कमरा में यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास में कोई कमरा है, बंद है। यहां पर आपने कोई मोमबत्ती जलाई है, यहां पर आपने क्या जलाई है, मोमबत्ती, और यहां पर ही कोई लाउड स्पीकर है। वहां से लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो तो पहुंच जाएगी, आवाज बाहर आ जाएगी, दूसरे कमरे में भी सुनाई दे जाएगी, लेकिन जो मोमबत्ती उसका प्रकाश दूसरे कमरे में दिखाई नहीं देगा। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आप समझ लीजिए कि एक दीवार है, उसके दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं, ऊंची दीवार है, वो आपस में बात तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते,
क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन न होने के कारण से वो नहीं देख सकते। एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक कमरा है हमारे पास में और उस कमरे के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है जिससे गाने बज रहे हैं, डीजे है, और एक है मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, तो उसका प्रकाश दूसरे कमरे में नहीं पहुंच पाता, जबकि आवाज पहुंच जाती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आराम से हो जाता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। या इसी प्रकार से जैसे कोई रात के समय में कोई वाहन है, बाहर खड़ा है, अपने घर के बाहर खड़ा है, और वहां से हॉर्न की आवाज तो सुनाई दे जाती है, लेकिन उसकी हेडलाइट की आवाज, हेडलाइट का प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो वो प्रकाश के विवर्तन के न होने की वजह से प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ध्वनि तरंगों के विवर्तन से ध्वनि तरंगे पहुंच पाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा यहां पर व्यतिकरण के लिए ऊर्जा वितरण वक्र। प्रकाश का व्यतिकरण हमने पढ़ा और उसके लिए विवर्तन और व्यतिकरण दोनों के लिए ऊर्जा वितरण वक्र देखेंगे। सबसे पहले व्यतिकरण के लिए तो देखिए, ध्यान दीजिए, हमने तीव्रता का फॉर्मूला इस तरीके का पढ़ा है, I बराबर अंडररूट में, मैं उसको इस तरीके से ही लिख देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा व्यतिकरण वाले टॉपिक की ओर ले चलता हूं। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos थीटा। देखिए, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान है और उसको हम I नोट मान लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, I बराबर I नोट प्लस I नोट प्लस 2 अंडररूट में I नोट प्लस I नोट इंटू I नोट कॉस थीटा। यहां से ये हमारे पास में आ गया है 2 I नोट प्लस 2 I नोट का स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर, उसका अंडररूट कर देंगे तो I नोट, ये आ गया कॉस थीटा। यहां से हम 2 I नोट को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास में आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो ये अपने पास में आ चुकी तीव्रता 4 I नोट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हम पुट कर देंगे। ओके, ये अपने पास में आ चुका है। ओके, अब यहां पर ध्यान दें, अपने पास में I बराबर 4I0 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में ध्यान दें, संपोषी व्यतिकरण, देखो वैसे यहां थीटा नहीं था, वैसे ये फाई था, मैंने थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं है। थीटा की जो वैल्यू है 2 पाई एन होती है, और आई का जो मान है वो 4I0 आ जाएगा। 2 पाई एन पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तीव्रता कितनी आएगी, 4I0। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर जो थीटा है वो 2n प्लस 1 पाई होगा, और उस स्थिति के अंदर जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ऊर्जा वितरण वक्र कैसा आएगा, चलिए देख लेते हैं। मैं पहले तो आपके सामने रख रहा हूं कुछ पट्टिकाएं, व्यतिकरण फ्रिंजें, व्यतिकरण फ्रिंज मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसको हम यहां से निर्मित कर लेते हैं। चलिए देखते जाइए आप, मैं इसके अंदर एक कलर भर देता हूं वाइट, इसका एक क्लोन बना लेता हूं, ये आ गया अपने पास में, इसका फिर एक क्लोन बना लेता हूं,
इस तरीके से मैं रखता जाऊंगा, फिर एक क्लोन बना लेंगे ऐसे। ठीक है, आपको इतना डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहां पर इसको हम बोलते हैं चमकीली फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से फ्रिंज प्राप्त होती है। और इनका जो आकार है वो सेम है, काली फ्रिंज की जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होती है। अब मैं यहां पर तीव्रता का वक्र आपके सामने रख देता हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि काली फ्रिंज की जो तीव्रता है वो 0 और चमकीली फ्रिंज की जो तीव्रता है वो ऐसे होते हैं, ऐसे अधिकतम, फिर 0 हो गई, फिर इनकी अधिकतम, यहां पर हम ऐसे लेंगे, यहां ऐसे लेंगे, यहां ऐसे, और यहां पर ये अधिकतम, ये अधिकतम हो गई, ये अधिकतम हो गई। एक बार डायग्राम को मैं किस तरीके से निर्मित कर रहा हूं उसको आप देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे। ऐसे आप यहां पर ध्यान दें कि इस सिद्ध में जो तीव्रता है, इस सिद्ध में जो तीव्रता है वो तो है 4I0। कितनी है? ये ऐसे है, इधर से ऐसे चल रही है। अब देखो ध्यान देना, इस पर जो वैल्यू है वो है 4I0, इस पर जो वैल्यू है वो है 0, और ये है ब्राइट वाली फ्रिंज, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये संपोषी व्यतिकरण विनाशी संपोषी विनाशी संपोषी विनाशी इस तरीके से है। और इनका जो एवरेज है, यदि आप इसका औसत लें, औसत लें तो औसत का मान आएगा 2I0। औसत का मान कितना आएगा? 2I0 तीव्रता मिलेगी। कितनी तीव्रता मिलनी है? 2I0। तो ऐसा है ऊर्जा वितरण वक्र। इसमें जो अधिकतम तीव्रता है वो 4I0 होगी, न्यूनतम 0 होगी अधिकतम संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, और न्यूनतम विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर हमें प्राप्त होगी। क्लियर? यह आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करूंगा मैं यहां पर विवर्तन के लिए तीव्रता का ग्राफ। विवर्तन के लिए तीव्रता का ग्राफ यदि आपको समझना है तो पहले विवर्तन की फ्रिंज में आपके सामने निर्मित कर देता हूं। मैं यहां पर इस तरीके से विवर्तन फ्रिंजों का निर्माण कर रहा हूं, और ये हमारे पास में केंद्रीय फ्रिंज है, चमकीली फ्रिंज, और इसको ये लीजिए, ये चमकीली फ्रिंज हो गई है। ओके, थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। थोड़ा डायग्राम का आप ध्यान रखें।
ये इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया आपके सामने जो रखा है, उस डायग्राम में ये है विवर्तन फ्रिंजें। ये क्या है? विवर्तन फ्रिंजें। और आप इनको अच्छे से देख लीजिए, गौर करके देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। सबसे बीच वाली जो फ्रिंज है इसको हम कहते हैं केंद्रीय चमकीली फ्रिंज, प्रधान उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट इसको कह दीजिए, प्रधान उच्चिष्ट कह दीजिए। केंद्रीय चमकीली फ्रिंज, प्रधान उच्चिष्ट। ओके, ये कहलाते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। ये क्या है तो ये भी उच्चिष्ट, ये कहलाते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। ओके, तो उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो घटती जाएगी, इधर भी उच्चिष्ट की तीव्रता घटती चली जाएगी, दोनों तरफ ही घटती जा रही है। ये चमकीली है, ये तो कैसी है? ब्राइट। ये भी ब्राइट, ये भी ब्राइट, ये भी ब्राइट, और ये भी क्या है? ब्राइट है। इधर भी ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये चमकीली, ये चमकीली। इसको हम दीप्त भी कह रहे हैं, उच्चिष्ट भी कह रहे हैं। ये काली, ये डार्क है भाई, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। इधर भी ऐसे ही है, ये डार्क डार्क है, ये भी डार्क है, और ये भी डार्क है। ओके, ये फ्रिंजें हैं। अब क्या है एक्चुअल में, यहां पर आप देखें केंद्रीय जो चमकीली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा, फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाएगी दोनों तरफ ही। काली फ्रिंज की चौड़ाई है यहां पर सबसे कम, और जैसे जैसे आगे चलेंगे तो चौड़ाई बढ़ती जाएगी। इनको हम कहते हैं निम्निष्ठ। इनको और क्या कहा जाता है? निम्निष्ठ कहा जाता है। अदीप्त फ्रिंज का ही रूप है, अदीप्त या काली फ्रिंज को हम निम्निष्ठ भी यहां पर कह रहे हैं। अब यहां पर हमारे को देखना है तीव्रता का ग्राफ। क्या देखना है? तीव्रता का ग्राफ। देखिए तीव्रता का ग्राफ है, इसको आप अच्छे से समझ ले। में देखो, मैं तीव्रता का ग्राफ आपके सामने रखने जा रहा हूं। कैसा ग्राफ आएगा ध्यान दीजिए। उधर से थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर ही लेता हूं मैं। दिख रहा है तो ऊपर नहीं हुआ, पूरा ही ऊपर हो गया। चलो जो भी है अब रह जाएगा, ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें कि यहां पर निम्निष्ठ है इस सिद्ध में, और यहां पर भी निम्निष्ठ है, यहां निम्निष्ठ है, यहां तक निम्निष्ठ है। ठीक है, और यहां पर यहां से लेकर यहां तक निम्निष्ठ है, फिर यहां से लेकर यहां तक निम्निष्ठ, फिर तीव्रता आ जाती है। इधर भी ध्यान दें, यहां से लेकर यहां निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ, फिर निम्निष्ठ, फिर ऐसे। चलिए अब मैं ग्राफ आपके सामने रखूंगा तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा। तीव्रता, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम, फिर तीव्रता वापस कम होकर ऐसे, फिर इनकी तीव्रता इस तरीके से घटती जाएगी, और घटते घटते क्या हो जाएगी? शून्य की ओर अग्रसर हो रही है। ऐसे आप ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। ये जो ग्राफ है, इधर हमने ली है तीव्रता। क्या ली है? तीव्रता, जिसको हम आई से लिखते। वैसे तो कक्षा 12 में जो तीव्रता वाला टॉपिक है वो अब हट चुका है, लेकिन ग्राफ है, ग्राफ अभी भी सिलेबस में है, इसलिए हमने बनवाया। तीव्रता का जो मान है वो कितना होता है उसका व्यंजक अब सिलेबस में नहीं रहा है। यहां पर तीव्रता केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की अधिकतम होती है, फिर चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता घटती चली जाएगी। काली फ्रिंजों की तीव्रता लगभग शून्य होती है, बिल्कुल शून्य तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग शून्य होती है। तो यह है विवर्तन के लिए तीव्रता का ग्राफ, और फ्रिंजों का निर्माण इस तरीके से होता है। ठीक है,
अब मैं यहां पर बात करता हूं, अगला अपना जो बिंदु है वह है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। इन दोनों टॉपिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये देखिए, इसको एक टेबल के जरिए समझ लेते हैं, या हम मैं ऐसे ही दो पार्ट में इस बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूं। एक तरफ मैं ले लेता हूं व्यतिकरण, एक तरफ मैंने क्या ले लिया, व्यतिकरण, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं प्रकाश का विवर्तन। जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है इनके अंदर, वो है कि इनके अंदर जो फ्रिंजों का निर्माण होता है वो कैसा होता है। तो ये जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है वो सुन लीजिए, तरंगाग्रों के अध्यारोपण से व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण, ध्यान दें, तरंगाग्रों तरंगाग्रों के अध्यारोपण से, तरंगाग्रों के अध्यारोपण से व्यतिकरण फ्रिंजें निर्मित होती है, व्यतिकरण फ्रिंज बनती है, व्यतिकरण फ्रिंज बनती है, फ्रिंजों का निर्माण होता है। फिर विवर्तन का निर्माण कैसे होता है, विवर्तन फ्रिंजें कैसे बनती है, सुनिए। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, इसका अध्यारोपण होगा द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन फ्रिंजें बनती है। क्या बनेगी, विवर्तन फ्रिंजें बनती है। ये एक मेजर डिफरेंस है और ये आपको ध्यान में भी रखना है। फिर देखें, अगला जो डिफरेंस है वो क्या है कि व्यतिकरण के अंदर चमकीली और काली फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है, फ्रिंजों की चौड़ाई समान, फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, सेम, फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, चौड़ाई समान होती है, ठीक है। अब विवर्तन में क्या होगा, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज सबसे चौड़ी, ये अभी अभी हमने देखा, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, की चौड़ाई क्या होती है, सर्वाधिक होगी, की चौड़ाई सर्वाधिक, ठीक है। फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाती है, फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती है, चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती है, चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती है, जबकि काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती है, काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती है। यह तो व्यतिकरण में ही होता है, चौड़ाई बढ़ती है, ओके। यहां पर काली और चमकीली दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती, वो चौड़ाई का फॉर्मूला भी हमने लैम्बडा बराबर, चौड़ाई का फॉर्मूला हमने देखी, ये देखा था, बीटा बराबर लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी, सेम होता है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, जो कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, केंद्रीय जो चमकीली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई सर्वाधिक, फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटती चली जाएगी, जबकि काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। फिर देखें, तीव्रता में भी ऐसा ही है, तीव्रता में भी ऐसा ही है, देखें कैसा है, ध्यान दें, चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान, चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता सेम होती है,
तीव्रता समान, जबकि यहां पर क्या है, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक, फिर फ्रिंजों की चौड़ाई तीव्रता घटती चली जाती है, चौड़ाई भी घटती चली जाती है। केंद्रीय फ्रिंज जो कि चमकीली है, फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है। तीव्रता क्या होगी, सर्वाधिक। फिर तीव्रता घटती जाती है, यह तो बात हो रही है चमकीली फ्रिंजों के बारे में। काली फ्रिंजों की बात करें तो काली, उनको हम अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य, काली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, शून्य। और यहां पर काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होती, शून्य के नजदीक होती है लेकिन शून्य नहीं होती, बहुत कम होती है लेकिन शून्य नहीं होती। ये तो कुछ मेजर अंतर आ गए। और भी अंतर है, एक है कि इनमें जो फ्रिंज बनती है उनमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, उनमें काली चमकीली के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता, उसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, उनमें काली और चमकीली का भेद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वहां पर एकदम स्पष्ट क्राइटेरिया नहीं होता। तो एक मेजर डिफरेंस और भी है। यहां देखें, एक और है कि यहां पर क्या होगा, अगला जो डिफरेंस है वो देखिए क्या है, फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास होता है, फ्रिंजों में अच्छा विप्रयास का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, अच्छा विप्रयास होता है, इनमें अच्छा विप्रयास नहीं होता, अच्छा विप्रयास नहीं होता है, अच्छा विप्रयास नहीं होता है। ओके, तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने व्यतिकरण विवर्तन में अंतर देखा, इसके साथ में व्यतिकरण और विवर्तन फ्रिंजों के लिए ऊर्जा वितरण वक्र को समझा, और सबसे पहले हमने व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन तथा ध्वनि तरंगों में विवर्तन की तुलना की, समझा, अच्छे से जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक ध्रुवण पोलराइजेशन लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।